हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट 3। पार्ट का नाम सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। ये कक्षा 10वीं का तीसरा पार्ट है। स्टूडेंट्स के पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना के रखा हुआ है इसके ऊपर, तो यदि आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको इस पार्ट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हम लोग अगली वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम लोग प्रजनन के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले। प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्रजनन क्या होता है। अपने ही समान नए सजीवों को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन सजीवों को जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उनके वंश परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए प्रजनन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार घटक है। ठीक है, तो हमने प्रजनन के दो भाग के बारे में चर्चा की थी कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात करने वाले हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक प्रजनन में एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन देखेंगे और बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी। उस आकृति के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या है। निरीक्षण कीजिए, 7 की आकृति का निरीक्षण कीजिए। इस आधार पर कौन सी जीवन प्रक्रिया तुम्हारे ध्यान में आती है। पहला अ देख लीजिए, इसमें आपको क्या समझ में आता है, ब, क और ड। यहाँ पर 4 प्रकार की आकृतियां दी गई है। इस आकृति से आपको क्या समझ में आता है। यदि स्टूडेंट्स आप लोग अ देख रहे होंगे तो उसमें दिखाई दे रहा है एक पेड़ है जिसके अंदर से उसका जड़ दिखाई दे रहा है, मिट्टी के अंदर है और पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये शाकीय प्रजनन है। स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाकीय प्रजनन कहते हैं। शाकीय प्रजनन ये बहुकोशिकीय सजीवों का अलैंगिक प्रजनन है। ये बहुकोशिकीय सजीवों में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन है, जो शाखाओं द्वारा होता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी आपने एक शाखा काट दी तो उसको अगर आप मिट्टी में लगा दिए तो वहां से एक पेड़ आ जाता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनका प्रजनन उनके पत्तों द्वारा होता है, उनकी तनों द्वारा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पर्यावरण में देखने को मिल सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताऊं तो सहजन का पेड़ होता है, जो सब्जी होती है। उसमें क्या करते हैं कि अगर आपने डाल काट के ही लगा दिया तो पेड़ आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें शाकीय प्रजनन का, गुलाब का फूल। गुलाब में अगर गुलाब का जो डंठल होता है उस डंठल को हम लोग कन्नी करके लगा देंगे मिट्टी में तो गुलाब का पेड़ वहां पर आ जाता है, पौधा वहां पर आ जाता है। दूसरा आप लोग देख रहे होंगे ब में मुर्गी। मुर्गी क्या कर रही है, वहां पर अंडे दे रही है। मतलब मुर्गी क्या अंडे दे रही है, मतलब वहां पर वो अंडज ये प्रजनन का पद्धति का उपयोग कर रही है। तो मुर्गी ने भी कौन से पद्धति का प्रजनन किया है, अलैंगिक पद्धति का उपयोग किया है। तीसरा चीज आप लोग देख रहे होंगे कि आकृति क में एक बीज है जो अंकुरित हो रहा है। एक बीज है जो अंकुरित हो रहा है, बीज से नया तना, ऊपर की देखो तना निकल रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वहां पर तना निकल रहा है और नीचे की तरफ जड़ जा रही है। तो ये क्या हो गया, बीज अंकुरित हुआ है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल आप लोग फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो। ड में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अमीबा है। अमीबा से एक मात्र कोशिका से 2 पोत्री कोशिका तैयार हो रही है। तो जब एक मात्र कोशिका से 2 पोत्री कोशिका तैयार होती है मतलब वहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जो चौथी आकृति है वह समसूत्री विभाजन दर्शा रही है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि अ ब क ड समझने से कि हमको यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के प्रजनन देखने को समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, आकृति अ में शाकीय प्रजनन दर्शाया गया है। एक पौधे की शाखा का रोपण किया गया है, इसमें एक मूलांकुर निकल रहा है। ठीक है, आकृति ब में देख लो, मुर्गी अंडे दे रही है। आकृति क में देखो एक बीज अंकुरित हो रहा है तथा बीज से नया तना ऊपर की तरफ नई जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। आकृति ड अगर देख रहे हो तो उसमें समसूत्री विभाजन जैसी कोशिका विभाजन दर्शाया गया है। तो इन सभी आकृतियों में विभिन्न प्रकार के प्रजनन दर्शाए गए हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में लोग देखने वाले अलैंगिक प्रजनन के बारे में कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, फिर अलैंगिक प्रजनन के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, लैंगिक प्रजनन में आपने देखा है कि नर और मादा के युग्मक क्या करते हैं, संयोग करते हैं और बाद में शिशु का जन्म होता है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा नहीं होते, केवल एक ही सजीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। जैसे लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता था उसी तरह यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होगा।
बराबर है, क्योंकि यहाँ पर नर और मादा का संयोग होता नहीं है। यहाँ पर जो प्रजनन होता है एक ही सजीव द्वारा किया जाता है, बराबर है। चलो, जब एक ही सजीव द्वारा किया जाएगा तो बनने वाला जो सजीव रहेगा बच्चों, वह सेम टू सेम एकदम माता पिता जैसा दिखाई देगा, उनके रचना में ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव के निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, बिना युग्मक के निर्माण से किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को क्या कहेंगे लोग? अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। दो भिन्न कोशिकाओं के संयोग के बिना प्रजनन होता है। यहाँ पर दो अलग अलग कोशिकाओं का संयोग होता है क्या? नहीं। जैसा लैंगिक प्रजनन में नर कोशिका और मादा कोशिका का संयोग होता है, तो यहाँ पर किसी दो कोशिका का संयोग नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कोशिका रहेगी तो भी प्रजनन हो जाएगा। इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल मूल कोशिका जैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कोशिका समावेश होता है, इसलिए जो बनने वाला शिशु रहेगा वो मूल कोशिका जैसा दिखाई देगा। इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसी तरह लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन साथ साथ अंतर स्पष्ट करो भी बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है। अगला, अलैंगिक प्रजनन को एक जीव प्रजनन भी कहा जाता है। एक जीव प्रजनन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही सजीव का समावेश होता है। ये बीच के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अलैंगिक प्रजनन को और कौन सा प्रजनन कहा जाता है? तो अलैंगिक प्रजनन को एक जीव प्रजनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रजनन को पूरा होने के लिए एक ही जीव का समावेश होता है। बराबर। चलिए, अब अलैंगिक प्रजनन के कुछ दोष देख लेते हैं। दोष मतलब कमियां। क्या कमी होती है इसके अंदर? क्योंकि यहाँ पर दो सजीवों का समावेश होता है क्या? नहीं। यहाँ पर नर और मादा संयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब नर और मादा संयोग नहीं करेंगे तो उनके गुणसूत्रों में जो जनु की जानकारी रहेगी, उन जानकारी का विचरण नहीं होगा, उस जानकारी का पुनः संयोग नहीं होगा। अब जब पुनः संयोग नहीं होगा तो बनने वाला जो शिशु रहेगा स्टूडेंट्स, वह मूल रूप से अपने माता पिता जैसा दिखाई देगा। तो पहला दोष क्या है? जननिक विचरण, जनु की पुनः संयोग की अनुपस्थिति। यहाँ पर जनु की पुनः संयोग नहीं होता, जिसकी वजह से बनने वाला जो शिशु होता है वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता जैसे दिखाई देता है। और जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं उनका जीवन चक्र ज्यादा समय तक नहीं होता है, ये भी एक दोष है। ठीक है, आगे अलैंगिक प्रजनन के गुण क्या, खासियत क्या है अलैंगिक प्रजनन के? तेजी से होने वाला प्रजनन। ये प्रजनन जो है बच्चों बहुत तेजी से होता है, तुलना करें तो लैंगिक प्रजनन से, तो इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन में दो प्रकार होते हैं, एक कोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन और बहुकोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन। स्टूडेंट्स, आपको एक कोशिकीय सजीव समझता होगा, मतलब ऐसा सजीव जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय सजीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय सजीव जिसके शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहा जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक कोशिकीय सजीव में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन। और बहुकोशिकीय में आगे जाके 5 भागों में विभाजित किया गया है: खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन, पुनर्जनन, रीजनरेशन, मुकुलन, बडिंग, साकी प्रजनन, वेजिटेशन, प्रोपेगेशन, बीजाणुओं का निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को आज की इस वीडियो में अलैंगिक प्रजनन का एक कोशिकीय सजीव, उसके 3 प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं बहुकोशिकीय सजीवों में जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसके 5 प्रकार जो हैं, उन 5 प्रकार के बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में क्या देखना है आपको? द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्विविभाजन। देखिए स्टूडेंट्स, एक कोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन, एक कोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन। पहला द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, दूसरा बहुविभाजन मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है, तीसरा हमको पढ़ना है मुकुलन, जिसको बडिंग कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमको 3 टॉपिक को इस वीडियो में कवर करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन। ये जो द्विविभाजन होता है स्टूडेंट्स, ये आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की, जो सजीव आदि केंद्र की होती हैं और दृश्य केंद्र की होते हैं, उनके अंदर ये विभाजन होता है।
ठीक है, ये इस पद्धति से वो लोग प्रजनन करते हैं। स्टूडेंट्स, आदि केंद्रकी और दृश्य केंद्रकी क्या होता है, इसके बाद में रॉबर्ट विटाकर ने पंच जगत पद्धति के बारे में अध्ययन किया हुआ है। कक्षा 9वीं और कक्षा 8वीं में आपने इसके बारे में देखा हुआ है कि आदि केंद्र की सजीव किसे कहा जाता है और दृश्य केंद्र की सजीव किसे कहा जाता है। मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं। आदि केंद्र की सजीव जिसके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, अर्थात जिसके अंदर केंद्रक दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, उसे आदि केंद्र की सजीव कहा जाता है। दृश्य केंद्र की सजीव किसे कहा जाएगा, जिनके शरीर में, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृश्य केंद्र की सजीव कहेंगे। तो द्विविभाजन से प्रजनन कौन कौन करते हैं, तो जो आदि केंद्र की सजीव हैं और जो दृश्य केंद्र की सजीव हैं, वे दोनों सजीव द्विविभाजन पद्धति से प्रजनन करते हैं। अब आदि जीव में कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आ जाते हैं आदि जीव में, ठीक है। दृश्य केंद्रकी में कौन आ जाएंगे, जैसे तंतुकणिका, हरित लवक हो गए। इन कोशिका के अंगक द्विविभाजन पद्धति से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट, जनक कोशिका दो समान संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर द्विविभाजन, जैसे द्विविभाजन नाम में लिखा है, दो भाग में विभाजित होना, मतलब यहाँ पर जो जनक कोशिका रहेगी, जो मातृ कोशिका रहेगी, उसका विभाजन हो जाएगा और दो पोत्री कोशिकाएं क्या होगी, यहाँ पर तैयार होंगी, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है, द्विविभाजन समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन दोनों पद्धति संपन्न होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन दोनों पद्धति से होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से दो पोत्री कोशिका से तैयार होती है, ठीक है। अब आगे, द्विविभाजन प्राय अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थिति मतलब वह विभाजन तभी होगा जब उसके लिए एक माहौल होगा, उसके लिए एक अनुकूल स्थिति होगी, ठीक है। अनुकूल स्थिति होगी तभी उसका विभाजन होगा, अर्थात अगर अनुकूल पद्धति नहीं है उसके लिए तो उसका विभाजन नहीं होगा। तो अलग अलग आदि जीव में विभाजन को जो अक्ष होता है वह भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आदि जीव आपको मालूम है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये क्या है, आदि जीवी है। तो इनमें जो द्विविभाजन होता है, ठीक है, वो अलग अलग अक्षों से होता है। जैसे तो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं कि जो द्विविभाजन आगे जाके तीन भागों में बांटा गया है। साधारण द्विविभाजन, जिसका एग्जांपल हमको अमीबा देखना है। क्षैतिज द्विविभाजन, जिसमें पैरामीशियम आ जाएगा, और ऊर्ध्वाधर विभाजन, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, यूग्लिन आ जाएगा। स्टूडेंट से यदि आप साधारण द्विविभाजन को देख रहे होंगे तो साधारण द्विविभाजन में अमीबा होता है, जिसको जनक अमीबा है। जनक अमीबा मतलब मातृ अमीबा, जिसके अंदर देख लो विभाजन हो रहा है, जिससे सबसे पहले केंद्र का विभाजन होगा, बाद में जीवद्रव का विभाजन होगा। अब बाद में दोनों केंद्र क्या हो गए, यहाँ पर बढ़ गए और इससे दो पोत्री कोशिकाएं क्या हो गई, तैयार हो गई। ये क्या हो गया, साधारण द्विविभाजन हो गया। तो साधारण द्विविभाजन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर किसी भी अक्ष से समांतर, क्षैतिज, ऊपर से, नीचे से, कोई किसी भी अक्ष से विभाजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अक्ष जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अमीबा में जो साधारण विभाजन होता है ये किसी भी अक्ष से होता है, क्योंकि आपको मालूम है अमीबा का एक निश्चित आकार है क्या, नहीं, अमीबा का अलग अलग आकार हो सकता है, कोई एक निश्चित आकार अमीबा का नहीं है। अब क्षैतिज द्विविभाजन, अलैंगिक प्रजनन, जिसका एग्जांपल हमको देखना पैरामीशियम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैरामीशियम, जनक पैरामीशियम देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जिस तरह अमीबा में हुआ था, पहले केंद्रक विभाजन होगा और बाद में वो दोनों केंद्रक जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे तो अपनी मातृ कोशिका से क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र जीवन जिएंगे। नवजात पैरामीशियम, नवजात पैरामीशियम मतलब शिशु पैरामीशियम, जो जनक पैरामीशियम से तैयार हुए। बाद में ये जो नवजात पैरामीशियम है, इनका फिर से विभाजन होगा, द्विविभाजन, उससे आगे जाके और नवजात पैरामीशियम तैयार होंगे। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर मतलब बच्चों क्या होता है, ऊपर से। यदि आप लोग यूग्लिना का एग्जांपल देखोगे तो यूग्लिना में ऊपर से बंटवारा होगा, ऊपर से बीच में से एक लकीर खींचेंगे तो उसका दो हिस्सा हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर यूग्लिना है, बाद में उसे केंद्रक जैसे विभाजित हो रहा है। दूसरे स्टेप में देखो, फिर यहाँ पर केंद्र थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पर केंद्र पूर्ण रूप से अलग हो गया। अब केंद्रक का विभाजन होने के बाद जीवद्रव का विभाजन होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, उसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और बाद में जाके अर्धसूत्री विभाजन मतलब जीवद्रव का विभाजन होता है, ठीक है। इस तरह दो यूग्लिना यहाँ पर तैयार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा द्विविभाजन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुविभाजन। देखिए बहुविभाजन में क्या आ जाएगा। बहुविभाजन ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, अमीबा में। आपको बहुविभाजन के लिए अमीबा का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदि जीव,
एक कोशिका आदि जीव क्या आ जाएंगे, पैरामीशियम आ जाएगा और यूग्लिन आ जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जो अमीबा है, देखा अमीबा ने आपने देखा कि जो अमीबा है वह द्विविभाजन भी करता है, लेकिन अमीबा कभी कभी क्या करता है, बहुविभाजन भी करता है। तो अमीबा हो गए, और अमीबा के समान जो एक कोशिका आदि जीव है वो प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति में वो लोग क्या करते हैं, द्विविभाजन करते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, जब वो लोग द्विविभाजन नहीं कर पाते हैं, जब अमीबा द्विविभाजन नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वो बहुविभाजन करेगा। जिस समय अब एक प्रतिकूल परिस्थिति आएगी कब अमीबा के लिए, तो क्या हो सकता है, जिस समय पर्याप्त भोजन, दूसरा पॉइंट देख लो आप लोग, जिस समय पर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है, जैसे उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, पर्याप्त वातावरण नहीं रहेगा, तो अमीबा क्या करेगा, अपने कुटपाद बनाना बंद कर देगा। वो कुटपाद बनाता है अपनी गोल गोल चारों तरफ से वो घेर लेता है अपने आकार को, तो बनाना क्या करता है, बंद कर देता है, और अमीबा की जो हलचल होती है वो रुक जाती है। अमीबा एक ही जगह क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं आ रही है। अगर अनुकूल परिस्थिति आती तो वो द्विविभाजन करता, ठीक है। अब उसके परिस्थिति जो क्या है उसके लिए प्रतिकूल है, इसलिए क्या किया उसने, हलचल करना बंद कर दिया। अब अमीबा कैसा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट देखो, अमीबा गोलाकार हो जाता है। अमीबा क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, कब, बहुविभाजन में। अमीबा गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर आवरण तैयार कर लेगा, और इस आवरण को क्या कहते हैं हम लोग, पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटी। दिख रहा होगा आपको लाल कलर में, पुटी कहते हैं। अब पुटी में क्या होगा, पुटी में आपको मालूम है किसी भी विभाजन होने के लिए सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा और बाद में जीवद्रव का विभाजन होगा, आप सबको मालूम है। पहले पुटी के भीतर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होता है। चूंकि मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहले पुटी के भीतर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होगा, पहले केंद्रक विभाजन होगा और बहुत सारे केंद्रक निर्माण हो जाएंगे। उसके बाद केंद्रक के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होगा और अनेक छोटे छोटे केंद्रक बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वो पुटी के अंदर केंद्रक बन के तैयार रहेंगे। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब पुटी क्या हो जाएगी, जब तक प्रतिकूल परिस्थिति है तो पुटी क्या रहेगी, उसमें ही रहेगी, केंद्रक उसके अंदर रहेंगे। जैसे परिस्थिति उसके लिए अनुकूल हुई कि हाँ पुटी को फूटना चाहिए, तो पुटी क्या हो जाएगी, अब फूट जाएगी और बहुत सारे शिशु अमीबा क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर अमीबा है, उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुई तो उसने संचरण करना बंद कर दिया और उसने चारों ओर एक संरक्षण का आवरण बना दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। अब उस पुटी में देखो केंद्रक का बहुत बार विभाजन हुआ, केंद्रक का विभाजन होने के बाद जीवद्रव का विभाजन हुआ। जब अनुकूल परिस्थिति आई तो केंद्रक की पुटी क्या हो गई, फूट गई और शिशु अमीबा इस तरह से क्या हो गए, बाहर निकल गए। इस तरह से इसे कहा जाता है केंद्रक का बहुविभाजन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा है मुकुलन। क्या है स्टूडेंट्स, मुकुलन। चलिए यह अलैंगिक प्रजनन का एक कोशिकीय सजीव में आखिरी टॉपिक है। एक कोशिकीय सजीव में प्रजनन, एक कोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन का ये आखिरी टॉपिक है, मुकुलन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो मुकुलन है ना स्टूडेंट्स, ये मुकुलन एक कोशिकीय सजीव में भी आता है और बहुकोशिकीय सजीव में भी पाया जाता है। लेकिन हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय सजीव में एग्जाम्पल अलग है और बहुकोशिकीय सजीव में लोग एग्जाम्पल अलग लेने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं मुकुलन। मुकुलन स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊंगा। सब आप लोग बाजार से एक एक्टिव ड्राई ईस्ट लेके आइए, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ड्राई ईस्ट होता है, उसको क्या करना है, एक बर्तन में आपको 50 ml गुनगुना पानी, मतलब पानी को गर्म कर लेना है और उसके अंदर ड्राई ईस्ट क्या करना है, डाल देना है, ठीक है। 10 ग्राम मतलब उसके अंदर ड्राई ईस्ट डाल देंगे। उसके बाद 10 ग्राम क्या डाल देंगे, शक्कर जिसके अंदर ग्लूकोज रहेगा। तो ग्लूकोज की मदद से वो ईस्ट क्या करेगा, मतलब अपना वृद्धि और विकास करेगा, ठीक है। और मिला देंगे उसको। 1 घंटे बाद अब उस मिश्रण को क्या किया आपने, एक बीकर लिया, एक टोप लिया आपने, उसके अंदर ड्राई ईस्ट डाल दिया, उसके अंदर 10 ग्राम क्या कर दिया, शक्कर डाल दिया, ठीक है, और 50 ml गुनगुना पानी डाल दिया। अब 1 घंटे बाद आप मिश्रण को देखोगे, मिश्रण को किसी शुष्क जगह पर रखकर बाद में क्या करना है, उसको एक बंद आच्छादन कांच होता है, एक स्लाइड होती है, उस आच्छादन कांच पर रख के सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको इस तरह से रचना दिखाई देगी। ये जो रचना आपके सामने दिख रही है, इस तरह की रचना दिखाई देगी। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ईस्ट रहेगा, क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। इसके अंदर यहाँ पर देखो ये उभार निर्माण हो रहा है, इस उभार को कहते हैं मुकुल। इस उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं या मुकुल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये मुकुल आगे जाके
पर आप लोग देख रहे होंगे उस मुकुल के अंदर, उस ईस्ट के अंदर उभार निर्माण हो, उसको मुकुल कहते हैं। और बाद में यहाँ पर देखा आपने केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक, दो केंद्रक बन गए, एक केंद्रक उस मुकुल के अंदर चला गया है, यहाँ पर दो केंद्रक हैं, एक केंद्रक उस मुकुल के अंदर चला गया। अब एक ये मुकुल क्या करेगा, ये अपने मातृ कोशिका से जितनी भी आवश्यक घटक रहेगा वो आवश्यक घटक लेगा और अपना क्या करेगा, वृद्धि और विकास करेगा। जब उसका पूर्ण रूप से वृद्धि विकास हो जाएगा तो मातृ कोशिका से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर अलग हो गया। अब जैसे ही अलग हो जाएंगे तो वो अपना स्वतंत्र जीवन जिएंगे और बाद में देखो यहाँ पर इससे वापस उनका किण्वन वापस शुरू हो जाएगा। इस तरह से मुकुलन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी तक क्या सीखे उसको पढ़ लेते हैं। किण्व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा दो नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। आपने देखा किण्व कोशिका जो है वह समसूत्री विभाजन का उपयोग करके प्रजनन करती है, जिसके अंदर वो दो केंद्र का निर्माण करती है। आप लोग यहाँ तीसरी आकृति में देख लो, एक दो, तीसरी आकृति में देख लो, दो केंद्रक आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, दो केंद्र का क्या करती है, यहाँ पर निर्माण करती है। इस कोशिका को जनक कोशिका कहा जाता है। ये जो कोशिका दिख रही है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनक कोशिका कहेंगे, मातृ कोशिका कहा जाएगा। ठीक है, अब इस जनक कोशिका के आवरण पर एक छोटा उभार ऊपर आता है। इस जनक कोशिका के ऊपर देखो कुछ छोटा सा क्या होता है, उभार आ गया, आगे ना, अब आगे उभार आता है। यह उभार अर्थात मुकुल और काई, कलिका कहते हैं। मुकुल अर्थात कलिका, कभी कभी इसको मुकुलन को कलिका प्रजनन भी कहा जाता है। बीच का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कलिका प्रजनन किसे कहेंगे, तो कलिका प्रजनन या मुकुल एक ही बात है। यह अलिंगी प्रजनन में एक कोशिकीय सजीव में होता है, जिसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। फिर इसके अंदर समसूत्री विभाजन होने के बाद दो केंद्र तैयार होते हैं, उसे जनक कोशिका कहते हैं। और जनक कोशिका के ऊपर एक छोटा सा उभार निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। अब दो नवजात, चौथा पॉइंट, दो नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है। अब दो नवजात केंद्रक है, इसमें से एक केंद्रक क्या करेगा, मुकुल में प्रवेश कर लिया। ठीक है, मुकुल में प्रवेश कर दिया। मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद अब ये जो मुकुल ऊपर उठ रहा है, नया मुकुल दिख रहा है आप लोगों को, ये मुकुल जो जब इसका पर्याप्त वृद्धि हो जाएगा, मतलब जब इसको लगने लग जाएगा अब मुझे मातृ कोशिका से अलग होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, जनन कोशिका से अलग हो जाएगा और स्वतंत्र जीवन जिएगा। और बाद में उसका फिर से विभाजन होगा, उसका फिर से प्रजनन होगा। इस तरह नया नया मुकुल तैयार होता जाएगा और स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हमने क्या देखा, आज की वीडियो हमने देखा अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन में हमने देख रहे हैं कि एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन और बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। चूंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार के बारे में चर्चा की है, जिसके हमने द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन, ठीक है, इन तीन टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद हम आने वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अलैंगिक प्रजनन में बहुकोशिकीय का अलैंगिक प्रजनन देखेंगे, बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।